हेलो प्यारे बच्चों, मैं सौरभ दत्तो आप लोग के मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने आ गया हूँ। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो ये सीरीज़ चल रही है उसका एक नया एपिसोड देखेंगे, जिसमें कि अब हम पहली बार सवालों को करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, और अगर बुरा लग रहा है तो भी ज़रूर बता दीजिए। आपको और क्या क्या पढ़ना है वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिखें। अपने प्रॉब्लम्स को भी ज़रूर से लिखें कि आपको किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को हवा में उड़ा दूंगा, ठीक है। वैसे आज वाल्मीकि जयंती है। वाल्मीकि जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे चल के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा वाल्मीकि जी के बारे में भी देखेंगे कि उनके ज़िंदगी में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए और वो क्या से क्या बन गए, और इससे आप क्या सीख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग के जर्नी को, ठीक है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, कहीं कहीं मैं इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ करता हूँ, इंग्लिश शब्दों का भी यूज़ करता हूँ, तो उसको प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि ये इस तरीके से हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था, बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। आपको याद है ना ट्रिग्नोमेट्री किसने डिस्कवर की थी या आप इन्वेंट की थी? दैट विल बी द बेटर वर्ड, राइट, क्योंकि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया स्टडी शुरू किया, तो ऑब्वियसली इन्वेंट विल बी द बेटर वर्ड। Hipparchus, very correct. So Hipparchus is that's why known as the father of trigonometry. ठीक है। अब एक सवाल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो सवाल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये सवाल आप लोगों के पास है, सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी है। मुझे पता है कि पिछले लेक्चर के सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आप लोग ने कॉपी में लिख के अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। उसी के ऊपर बेस्ड अब हम लोग कुछ सवाल करने जा रहे हैं जो कि NCERT किताब के एक्सरसाइज से हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देने जा रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम। आप लोग इसको पॉज करके और थोड़ा सा लंबा ट्रायल का टाइम ले सकते हैं, और उसके बाद आप लोग सोल्यूशन देखेंगे, जिसमें कि आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए था। अगर आपने ठीक किया है तो बहुत खुश हो जाइए, अगर कुछ गलत किया है तो उसको सीख लीजिए, जिसमें आप पूरी तरह से समझ पाए। इसीलिए मैं एक सेकंड एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। तो जब तक सेकंड एक्सप्लेनेशन ना ख़त्म हो, अपना पेन या फिर कोई भी राइटिंग मटेरियल जैसे कॉपी बुक मत खोले, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आप लोगों का टाइम। क्योंकि ये आपका टाइम है, इसके बाद मैं क्या बोलूँगा? माई टाइम इज नाउ। कौन बोलता है ऐसे? जॉन सीना। वेरी गुड आशा। अब हम लोग इस सम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B, AB इज 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, और उस ट्राइंगल में हम सारे साइड्स की बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल बनाने के लिए पहले हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हमेशा कोशिश करें जो पहला लाइन बनाएं वो हमेशा आपके पास होना चाहिए कहाँ पे? 2 लाइंस के बीच में, ठीक है, जिसमें कि तीसरा लाइन भी ज़रूर से दिखे, ठीक है। और इन लाइंस के पोजीशन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि ये कहाँ पे है। ओके, तो अब बेटा क्या है आपके पास? यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमको कुछ साइड्स दिए हुए हैं, तो उनको अब हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो राइट एंगल मतलब जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच में 1 राइट एंगल का एंगल है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल है। इसको अगर हम रेडियन में कहना चाहें तो ये π/2 रेडियंस भी कहलाता है। अच्छा, अब इसके आगे ये क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, वो हम लोग मार्क कर लेंगे। तो विच इज़ राइट एंगल्ड एट B, AB इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो तीनों वर्टिसेस हैं उनको हम नेम कर देते हैं A,
बी और सी। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि ये राइट एंगल्ड है कहाँ पे, वर्टेक्स बी पे, तो ये वर्टेक्स बी कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, और ये वर्टेक्स सी होना चाहिए। आप ध्यान से हमेशा क्वेश्चन में देख लें कि कौन से वर्टेक्स में 90 डिग्री है, उसके हिसाब से सारे वर्टिसेस के नाम आप लिखें। चलिए अब आगे, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। इसके आगे आपको बी सी 7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इससे हम थर्ड साइड को बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका जो डेफिनेशन है वो स्टेट कर देता हूँ। वो ये है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लार्जेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा, जो 90 के सामने वाला होगा, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बन के आता है वो हम ऐसे लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक्सक्यूज मी, हमारे पास ये होता है कि द लार्जेस्ट साइड वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर वो हो जाएगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हम अप्लाई करेंगे जिसमें कि हमें थर्ड साइड मिल जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि नंबर्स जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनकी वैल्यूज़ अब हम लोग रखने जा रहे हैं। हाइपोटेन्यूज हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर, कितना है आपके पास, क्योंकि अगर हम यहाँ पे साइन ए की बात करते हैं तो आपके पास जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, ये बी सी होगा। और अगर आप एंगल सी की बात करते हो तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, 24 सेंटीमीटर। पर अगर आपको याद हो मैंने थ्योरम क्या बताया था आपको, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट द लार्जेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इतना ज़्यादा अभी हमको बेस और परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत नहीं है कि किस एंगल को माने किस एंगल को नहीं, हम डायरेक्टली बाकी दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक साइड है आपके पास 24, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर और उसमें आप जोड़ोगे 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 24 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2, राइट। ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग चालाकी से करेंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हमको ना करना पड़े, ठीक है। और वो नंबर्स की तरफ हम चले जाएंगे जिनके टेबल्स हमको पता है। तो 12 का स्क्वायर हमको पता है कि वो 144 होगा और 2 का स्क्वायर हमें पता है कि वो 4 होगा, राइट। तो 144 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक हमें नंबर मिलेगा जिसमें कि हमको 49 को और ऐड करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना है हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। सो 4 4 16, 4 4 16 and 1 is 17, 1 remainder, 4 1 4, 4 and 1 is 5, तो 576 ये हो गया। अब इसमें हमें 49 को ऐड करना है, राइट। तो ये आपके पास हो गया 9 and 6 is 15, 1 remainder, 7 4 is 11, 1 12, 1 remainder, 625 जो हमको पता है कि 25 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया 625। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए स्क्वायर रूट कर लेंगे हम। सो हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक स्टेप को ज़रूर साथ में लिखते हुए चलें, ठीक है ना। तभी क्या होगा कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप सोचोगे कि हमें ये नंबर मिलने चाहिए और मिलेंगे कुछ और, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अब आपके पास बन जाएगा रूट ऑफ 625। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पहले हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था, अब हमारे पास केवल हाइपोटेन्यूज है। ये इसलिए क्योंकि हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। जब कभी भी आप स्क्वायर रूट लोगे आप केवल एक साइड का नहीं ले सकते, आपको दोनों साइड का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना बन के आ गया बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास
25 बन के आ गया। और क्योंकि बाकी सारे जो मेजरमेंट्स थे वो सेंटीमीटर में थे, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमको ये 25 पता चल गया है, तो हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं कि जो तीसरा साइड या फिर हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें साइन ए और कॉस ए चाहिए फर्स्ट पार्ट के लिए। तो साइन ए मतलब ये जो एंगल ए है वो हमारे पास नोन या फिर अननोन एंगल होगा। क्योंकि हमें एंगल नहीं पता है तो हम यही कहेंगे कि वर्टेक्स ए हैज़ द अननोन एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एंगल को मार्क कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि ये एंगल हमारे पास ये है, तो इसके सामने वाला साइड जो 7 सेंटीमीटर वाला साइड है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा और तीसरा वाला साइड आपके पास बेस बन जाएगा। तो अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग निकालेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, राइट हैंड साइड में हमें साइड्स का रेशियो लिखना होगा। तो हाइपोटेन्यूज उसमें हम लोग 25 यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर को 7 और बेस को 24। ये आपको याद रखना है। साइन ए और कॉस से निकालना है तो हम लोग मज़े से इसको निकाल लेते हैं। देखिए, अगर अब आप लोग साइन ए की बात करते हो तो साइन ए क्या होता है? हाँ, आस्था, ऐश्वर्य, फॉरगॉटन, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपके पास। परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है, 24, राइट, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। ठीक है, अगर मुझे ठीक से याद है तो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर था हमारे पास 7, आई एम सॉरी, और हाइपोटेन्यूज है 25। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के जगह पे हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और हाइपोटेन्यूज के जगह पे 25। तो 7/25 क्या बन जाएगा? ये साइन ए की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमें साइन सी की भी ज़रूरत है। तो अगर हम साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी क्या होता है? साइन सी होता है ये कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है, पर एंगल अब बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइन सी भी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास साइन ए चाहिए वैसे हमें साइन सी भी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा कलर उठाते हैं और उस कलर से अब हम मार्क करेंगे जो बाकी एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग उठा लेते हैं ये एक मस्त कलर। ठीक है, ये भी थोड़ा आसपास पड़ा है, चलिए ये कलर उठा लेते हैं। अब हमें निकालना है एंगल सी से। तो अब जो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर लिखेंगे हम उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो बेस हो जाएगा स्मॉल बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा स्मॉल पी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्मॉल एच। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज 25, बेस के जगह पे अब आपके पास आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा चेंज करना है कि जो सी के सामने वाला साइड है अब वो परपेंडिकुलर बनेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेस तो ऑब्वियसली जो इस केस का है वो हम स्मॉल बी से लिख रहे हैं, पर वो है कहाँ पे? वो तीसरा साइड है। जो एंगल अननोन है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके बाद 90 के सामने वाला साइड हमेशा आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा। अब आप याद रखें कि इस केस में हम लोग ने सारे साइड्स को कैसे लिखा है? सारे साइड्स को छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखा है। ठीक है, और तीसरा साइड आपके पास बेस हो जाएगा, तो ये जो BC है वो स्मॉल b है। ठीक है, और उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो अब आप ये याद रखें कि परपेंडिकुलर 7 है, बेस 24 है, आई एम सॉरी, बेस आपके पास 7 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर आपके पास 24 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 25। ठीक है, तो अगर हम अब साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी फिर से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखने के लिए परपेंडिकुलर आप लोग स्मॉल p से निकाल चुके हैं और वो पता है आपको कि वो 24 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास हाइपोटेन्यूज वही सेम रहेगा, मतलब 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम लोग क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए से हमारे पास नेक्स्ट क्या निकालना है? कॉस ए। ठीक है, और हमजा ज़रा मुझे बता दो कि कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा कितना होता है?
थीटा बोलो या ए बोलो या कोई भी एंगल बोलो, कॉस हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कॉस ए की बात करने जा रहे हैं। तो कॉस ए हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और बेस हमारे पास कितना है बेटा? बेस ए केस के लिए हमारे पास 24 था, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर 7 था तो ऑब्वियसली बेस 24 होगा और हाइपोटेन्यूज तो 25 हमको पता ही है। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉस सी की, क्योंकि कॉस सी अगली चीज़ पूछी गई है। तो कॉस सी आपके पास फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, पर इस केस में बेस को हम स्मॉल बी से लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज को स्मॉल एच से लिखेंगे। और यहाँ पे भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं कि जो हमारे पास सी वाले केसेस हैं उसमें हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर को स्मॉल बी से लिखा और हाइपोटेन्यूज को स्मॉल एच से लिखा। तो इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिगर से आप डायरेक्टली निकाल पाओगे, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर आपके पास यहाँ सी वाले केस में परपेंडिकुलर 24 था तो ऑब्वियसली बेस आपके पास 7 हो जाएगा, और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो आपको पता ही है, हर केस के लिए 25 ही रहेगा। तो 10 आप लोग ये निकाल लिया। अब आप लोग क्या मुझे बताओगे कि ये साइन ए का यूनिट क्या होगा? इसको अगर आप लोग ने निकाल लिया है, अगर आपको पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। थोड़ा हिंट मैं देना चाह रहा हूँ पर नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि जो इसका आंसर है उसको कमेंट में लिखें कि अगर हम साइन ए की बात करें तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा तो है उसको एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह, तो ऑब्वियसली उसमें कोई यूनिट भी तो होगा, पर मैंने केवल 7/25 लिखा। तो आगे मुझे क्या यूनिट लिखना चाहिए ये आप मुझे बताओगे। अब बच्चों क्योंकि ये सवाल ख़त्म हो गया है, हमको केवल यही निकालना था, बहुत ही आसान सवाल था, तो जल्दी से मैं आप लोगों को ये सब दोहरा देता हूँ, जिसमें अगर आपके पास कहीं पे भी कोई डाउट रहा हो वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग सबसे पहले एक ट्राइंगल को देख रहे हैं जो कि राइट एंगल्ड है, कहाँ पे? वर्टेक्स बी पे। तो यहाँ पे हम लोग ने एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। देखिए ए बी सी ये ट्राइंगल है और ये वर्टेक्स बी पे राइट एंगल भी है, इसका मतलब 90 डिग्री कहाँ पे है? वो ये वर्टेक्स बी पे है। इसका मतलब है कि ए बी और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो 90 डिग्री है उसको हम रेडियंस में, जो आपको पता है कि एसआई यूनिट होता है, और बेहतर सप्लीमेंट्री यूनिट होता है एसआई सिस्टम में, उसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रेडियंस में 90 डिग्री को कहना चाहेंगे तो वो π/2 रेडियंस होगा, ठीक है। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। π/2 और रेडियंस का साइन ये है, ठीक है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको मार्क भी कर दिया है। और इसको हम डिग्री में कैसे लिखते हैं वो भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। 90 लिखा और उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल हमने बना दिया, तो ये डिग्री मेजर हो गया। एक और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होता है, वो क्या होता है कमेंट में मुझे लिख के बताएं, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि आपको सही में पता है कि नहीं, और कोशिश करें कि अपने फ्रेंड से पहले लिख दें। ओके, अब आगे बेटा यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, जब ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमको तीसरे साइड की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि साइन की बात करें या फिर कोसाइन की बात करें, उनको निकालने के लिए डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस के ग्रीक ब्रदर राइट हिपार्कस के केस में फिर से एक ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस की बात कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरम दिया था, वो ये था कि द लार्जेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और लार्जेस्ट साइड क्या होगा? जो 90 के सामने वाला होगा, ठीक
ठीक है। तो उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कौन सा वाला बेस है, कौन सा वाला परपेंडिकुलर है, ये बहुत ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एंगल ए के सामने अगर हम एंगल ए को अननोन या नोन एंगल लेके चलें, उसके सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा, राइट। और अगर एंगल सी को हम मान के चलें अननोन एंगल की तरह या नोन एंगल की तरह, तो उसके सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। पर फिलहाल यहाँ पे हमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर हो जाएगा। तो बाकी दोनों साइड्स के वैल्यूज़ क्या क्या है, 24 और 7। तो यहाँ पे 24 स्क्वायर प्लस ये 7 स्क्वायर हो गया। अब 24 को हम बड़े आसानी से कैसे कह सकते हैं, हम इसको 12 इंटू 2 कह सकते हैं, और 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें 144 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करें तो 4 मिलेगा। यहाँ पे मैं जल्दी से आपको एक इंडिसेस का रूल बताना चाहूँगा, या फिर एक्सपोनेंट्स का रूल बताना चाहूँगा, कि अगर आपके पास a और b दोनों मल्टीप्लाइड है और इसका होल पावर अगर आपके पास n है, तो ये आपके पास बन जाता है a रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर n, ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखें, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स अगर मल्टीप्लाइड है जिनका होल पावर कोई और नंबर है, ठीक है, तो सारे नंबर्स जो ब्रैकेट के अंदर है उनका पावर वही कांस्टेंट नंबर हो जाएगा जो कि इंडेक्स में या फिर पावर में है, ठीक है। तो यही हम लोग ने अप्लाई किया यहाँ पे। तो ये बन गया 12 स्क्वायर जो कि 144 है, और 2 स्क्वायर जो कि 4 है, ठीक है। अब 144 इंटू 4 करना आसान है, ठीक है। तो 4 4 आपके पास 16 आ गया, 1 रिमाइंडर, 4 4 16 एंड 1 इज 17, 1 रिमाइंडर, 4 4 4 एंड 1 इज 5, राइट। तो 576 आ गया। और इसके साथ अब हमको 49 को ऐड करना है, 6 and 9 इज 15, 1 रिमाइंडर, 7 and 4 is 11 and 1 is 12, right, 1 remainder, 5 and 1 is 6. I told you not to pick up your pen, ठीक है। जब तक सेकंड एक्सप्लेनेशन ना ख़त्म हो प्लीज़ पेन मत उठाइए, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, जिसमें कि आप बेटर समझ पाए, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और आपको सेकंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 625 आ गया जो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। पर क्या हमको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर चाहिए? नहीं भाई, हमको तो चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर रूट लेने पे हाइपोटेन्यूज हमको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सारे यूनिट्स यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में है। अब इसके आगे हम लोग को साइन ए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो इसको हमने इस इंक से लिखा है। अब साइन ए के लिए हमें एंगल ए को अननोन एंगल माना है, उसके सामने वाला जो साइड है उसको परपेंडिकुलर कैपिटल से लिखा है, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, और जो तीसरा साइड होगा वो बेस होगा, ठीक है। तो इस केस के लिए जबकि हम एंगल ए को अननोन एंगल लेके चल रहे हैं, हमारे पास जो ये साइड है, जो बेस है, वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले केस में हमने साइन ए की बात की, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, जो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो 7/25 इसका वैल्यू हो गया। इसके आगे इसको पॉइंट्स में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके आगे हम लोग ने कॉस ए को भी निकालना है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला पहले देख चुके हैं। और परपेंडिकुलर 7 है और बेस है 24, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है 25, तो ये 24/25 हो जाएगा। अब अगर हम एंगल सी की बात करें, ठीक है, तो उसके साइन की वैल्यू अलग हो जाएगी, क्योंकि एंगल सी हम ये मान के चल रहे हैं कुछ अलग होगा। अब एंगल सी के सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसको हम स्मॉल पी से लिखा है हमने, ठीक है। जो 90 के सामने वाला है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, और जो तीसरा साइड होगा वो बेस हो जाएगा। तो आपकी केस में बेस आपके पास 7 है, और जो परपेंडिकुलर है वो है 24, ठीक है। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25, ठीक है। कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, ठीक है। तो जो इस सवाल में आंसर निकालने थे वो आपने निकाल लिया, और जैसे ही आपने निकाल लिया तो आप में के दिमाग में खुशी की एक लहर दौड़ गई, ठीक है। अगर आपने एक सवाल को खुद से कर लिया है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं देखना चाहूँगा कि ये सवाल जो शुरुआत का टाइम है जिसमें कि आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हैं,
कितने बच्चे उसको कर पाए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यही हम लोग समाप्त करते हैं, पर मैंने आपको एक और चीज़ कहा था जो कि हम लोग इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है और इंडिया में या भारत में हमारे पास एक सेक्ट है जो वाल्मीकि जी को स्पेशली मानता है। तो स्पेशली उनके लिए तो ये बनता है कि हम ये डिस्कस करें कि वाल्मीकि जी कौन थे। वाल्मीकि जी सनातन धर्म में एक बहुत इम्पोर्टेंट पद पे है, क्योंकि जो हमारे त्रेता युग में रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार हुए हैं, ठीक है, उनके जन्म के पहले ही उन्होंने पूरी रामायण की जो गाथा है वो लिख दी थी। ठीक है, और पहले वो महर्षि वाल्मीकि नहीं थे, पहले वो डाकू रत्नाकर थे। ठीक है, तो एक बार की बात है, वो अपने परिवार के पास गए और उन्होंने पूछा, ठीक है, कि आपको क्या पसंद है। मैं इस तरह से सारे गलत रास्ते पे जाके लोगों को मार के लूट के पैसा लाता हूँ और आप लोगों की देखभाल करता हूँ, मैं तो आप लोगों को बहुत चाहता हूँ, तो अगर मैं ये रास्ता छोड़ दूँ तो क्या आपको ये सही लगेगा। ठीक है, पर अगर मैं ये रास्ता छोड़ दूँ तो मैं आपको उस तरीके से नहीं देख पाऊँगा, आपकी ज़रूरतों को कम करना पड़ेगा, तो क्या यह चलेगा। ये उन्होंने इसीलिए पूछा क्योंकि नारद जी उनकी जो मन की आंखें हैं वो खोलने के लिए एक बार आके उन्होंने प्रश्न किया था कि जाके अपने परिवार वालों से ये पूछ लो। ठीक है, तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने जो सोचा था जो आंसर्स होंगी, राइट, जो उत्तर होंगे उनके परिवार के लोगों के, एकदम विपरीत आंसर्स, एकदम अपोजिट आंसर्स उनको मिले। सब लोग ने ये कहा कि क्योंकि हम आपके परिवार के सदस्य हैं तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि आप हमारा देखभाल करेंगे, आप कैसे कर रहे हैं वो आपको देखना है, पर जो हमारी ज़रूरतें हैं जिसको आपने पहले से ही बना दिया कि इस तरीके से होंगी, तो हमको तो चीज़ें वैसी ही चाहिए। तो उनके अंतर्मन का जो आँखें थीं, जो अक्षु थीं, वो खुल गईं। ठीक है, और उनको पता चल गया कि नारद जी ने उनको सही कहा है। तो उन्होंने इस मार्ग को त्याग करके अपना तपस्या प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उन्होंने इतने सारे गलत काम किए थे, तो अब उनके मुंह से राम नहीं निकल रहा था, जो कि नारद जी ने दिखाया हुआ पथ था कि आप राम नाम का जाप करो। ठीक है, अब राम का अगर हम उल्टा करें तो क्या निकलेगा, मरा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को मारा था, वो रत्नाकर डाकू थे। ठीक है, तो इसीलिए उनके मुंह से राम नाम तो बहुत पावन नाम है, उनके मुंह से केवल मरा 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 निकल रहा था। अच्छा, अब सब लोग ज़रा जल्दी से मरा 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 स्पीड से बोलना शुरू कर दो। देखिए, वो बोलते बोलते एम जो पहले आ रहा है, आई एम सॉरी, म जो पहले आ रहा है वो म अंत में आने लगेगा, जो र जो सबसे पहले था, सबसे अंत में था, अब वो सामने आने लगेगा, तो मरा की जगह पे राम हो जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 उनके अंदर चेंजेस आई। पर पता है कितने साल उन्होंने तपस्या की? 60,000 वर्ष। ठीक है, उनको कुछ नहीं पता था, वो कुछ नहीं खाते पीते थे, अपने जगह से नहीं उठते थे, और उनमें जो अलग अलग टाइप के कीड़े हैं वो लग गए थे। ठीक है, पर जब समय आया तो उनको दिव्य ज्ञान मिला, राइट, उनको शक्ति मिली कि वो आगे चल के रामायण जैसा एक महा पुस्तक का निर्माण करें। ठीक है, तो उन्होंने रामायण को लिखा, वो भी संस्कृत में, जब उनको संस्कृत पता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से हमको दो चीज़ें दिखती हैं। पहली चीज़ तो एक तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए, आपको ध्यान से बैठ के सोचना चाहिए अपने कॉन्शियस को यूज़ करके कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अगर आपको किसी की राय लेनी है तो भी वो आप ले सकते हैं।
दूसरे नंबर की चीज़, अगर आप बैठ के मेडिटेट करोगे तो आपको बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। और तीसरी एक और चीज़ आ रही है, जो शक्ति आपके पास नहीं है, अगर आपने अपना पोजीशन ऐसा बना लिया है कि वो कर्म आप कर सकते हो, तो प्रभु ऊपर वाला, जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म को भी आप मानते हैं, ठीक है, वो आपका पंथ निर्धारण करने के बाद आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे कि आपको वो काम कैसे होगा। तो वाल्मीकि जी जो पहले डाकू रत्नागर थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी, पर उन्होंने संस्कृत में पहला महाकाव्य लिखा, ठीक है, इसीलिए उनको आदि गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में सबसे पहला जो मुख्य किताब है, जो एपिक है, वो उन्होंने ही लिखा है, ठीक है। ये 500 BC की बात है, मतलब 500 साल बिफोर क्राइस्ट, राइट, की बात है, तब ये हुआ था। तो उन्होंने सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा काम किया, ठीक है, और जो भी रामायण पढ़ेगा उन सब की अक्षु या फिर जो कॉन्शियस की जो आंखें हैं वो खुलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए उनको बहुत बड़ा पद दिया जाता है, और आज के दिन ये मनाया जाता है कि ये वाल्मीकि जयंती है, और हम लोग सब वाल्मीकि जी को नमन करते हैं कि उनके लिए ही हम लोगों को रामचंद्र जी का इतना बढ़िया दर्शन हुआ। पर ये जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, क्योंकि भगवत कृपा उनके ऊपर थी, इसीलिए रामचंद्र जी के जन्म के पूर्व ही उन्होंने इस महागाथा को लिखा, ठीक है। मुझे लगता है ये वाल्मीकि जी के बारे में ये सब कुछ जान के आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा होगा। आपको थोड़ा बहुत धर्म के बारे में भी देखना चाहिए, जिस भी धर्म में आप हैं उसकी किताबों को टटोल के देखना चाहिए, उससे आपकी जो कॉन्शियस की जो आंखें हैं वो खुलेंगी, और आप अच्छा काम ज़रूर कर पाओगे, और प्रभु जो आपको काम आपसे काम करवाना चाहते हैं वो आप काम कर पाओगे, जो आपके जो जीवन है उसका जो ध्येय है उसको आप कर पाओगे। तो मेरे तरफ से ये आशीर्वाद कि आप अपने अच्छे पद पे पहुँचे, और जो प्रभु ने आपको काम दिया है वो आप करें सत्यता से, और आप ज़रूर विजयी होंगे, मुझे ये विश्वास है। चलिए, मेरी ये कोशिश है कि मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाए। चलिए, अब इस सारे सम को आप खुद से करेंगे, ठीक है, बिना देखे, और अगर देखना पड़े तो एक बार दोबारा कर लेना, ठीक है। तो ऐसे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं कल शाम को, जब हम लोग और पढ़ेंगे। बाय।